हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, अब हम रियल टाइम क्लासेस के ऊपर काम कर रहे हैं। रियल टाइम क्लासेस के ऊपर हम क्लासेस कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे रियल टाइम वर्क ऑफ एसएपी कंसल्टेंट, जिस पे हमने क्या किया था, डिस्कस किया था टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कौन से टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं। और हमने डिस्कस किया था इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के, इम्प्लीमेंटेशन के टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, कौन से इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज एएसएपी मेथोडोलॉजी। तो अगर ये वाला क्लास आपने मिस कर दिया है तो आप आई बटन से जाके चेक कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। क्लास आपको ज़रूरी है। अगर आपका कोई इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये क्लास को अगर एक बार देखेंगे, क्लास से अगर एक बार आप इसको जानने के लिए कोशिश करेंगे थ्रू दिस वीडियो, थ्रू द लास्ट वीडियो, तो आपको काफ़ी सारे जानकारी जो है वो मिल जाएगा, जिसके लिए आपको जो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, इंटरव्यू में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप आंसर कर सकोगे। तो हम एसएप मेथोडोलॉजी में हमने देखा था क्या क्या उसका फेजेस होता है, हर फेजेस में क्या काम होता है, ये सारा हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर इसको देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो फ्रेशर हैं या फिर जिन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में तो ये नॉर्मली सारे जो फेजेस थे ये हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम देखने वाले हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको क्लासेस से कुछ भी अगर मदद मिल रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और इससे जो लोग नए हैं, जिनको ये सारी जानकारी जिनके लिए मददगार हो सकती है, उनके पास भी ये वीडियो का रिकमेंडेशन जाता है एज ए यूट्यूब एल्गोरिदम। तो जितना आप लाइक करोगे उतना वीडियो का जो है सजेशन जो है वो अलग लोगों तक भी जाता है। तो ज़रूर ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके जो आने वाले क्लासेस रहेंगे, कौन से क्लास किस टाइम में अपलोड होता है, उसका सारा नोटिफिकेशन आता रहे और आपको काफ़ी सारा मदद मिल सके। तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्लास के तरफ। तो आज हम देखने वाले हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के बाद जो मेजर हमारा प्रोजेक्ट टाइप आता है एसएपी के लिए, कोई भी आप मॉड्यूल में काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रहता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट रहता है। तो बेसिकली सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, अपने क्लाइंट को आपने एसएपी इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, वो डेली उस पर काम करेगा। तो डेली काम करते हुए अगर वहाँ पे कोई भी इश्यूज आता है या फिर कोई चेंजेस आता है, तो नॉर्मली हम सपोर्ट प्रोजेक्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, आप एक तो जो आपका इश्यूज रहते हैं, डेली इशू जो भी रहेगा, जैसे आप जब वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस टाइम में आपको काफ़ी सारा इशू आता था। तो सिमिलरली जो लोग डेली बिजनेस में काम करते हैं उनको भी काफ़ी सारा एरर और इशू आ सकता है। और वो जो एरर और इशू रहेगा वो आपका जो एरर या फिर इशू आता है जो आप डमी सिस्टम में प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे अलग आता है, उससे कोई रिलेटेड नहीं रहता है। आप जो एरर आपको आता है वो बस इम्प्लीमेंटेशन एरर है। इम्प्लीमेंटेशन यानी आपका जो सारा स्ट्रक्चर है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो आपका जो एरर आता है वो एरर इम्प्लीमेंटेशन से पहले आ सकता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद नहीं आएगा, या फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद में कभी भी आ सकता है। अगर आप कोई नया चीज़ यहाँ पे बना रहे हो तो आपको हो सकता है कि वो जो प्रैक्टिस एरर आपको आता है वो कभी कभी आ सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो एरर आता है वो डिफरेंट होता है, आपका जो डमी सिस्टम में प्रैक्टिस एरर जो होता है उससे अलग होता है।
तो एक चीज हो गया, आपको सपोर्ट करना है बिजनेस एक्टिविटी में अगर उनका कुछ प्रॉब्लम आता है। दूसरा चीज जो है वो ये है कि सपोज आपको एक ही टाइप का इश्यू जो है वो बार बार आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए रूट कॉज करना है। तो रूट कॉज आप करोगे, रूट कॉज करने के बाद जो भी आपका इम्प्रूवमेंट आया वो इम्प्रूवमेंट भी आपको अपने कस्टमर के लिए देना है। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में ऐसे काफी सारे काम रहते हैं कि आपको क्या करना है, पहले तो आपको डेली बिजनेस को एक्टिविटी को सपोर्ट करना है, फिर आपको क्या करना है, वहां पे अगर कोई इश्यू बार बार जनरेट हो रहा है उसको आप कैसे एग्जिट कर सकते हो, उसको कैसे आप ओमिट कर सकते हो, वो आपका काम है। तो उसके लिए भी काफी सारा प्रोसेस है, तो हम डिटेल्स में जानेंगे ऐसे जो सपोर्ट का प्रोजेक्ट है वो किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली स्टार्ट इंट्रोडक्शन के लिए, तो बेसिकली स्टार्टिंग के लिए सपोर्ट प्रोजेक्ट जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है। काफ़ी सारे जो आईटी कंपनी है वो मैक्सिमम सपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही कम काम होता है, बहुत ही लिमिटेड आईटी कंपनी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो बेसिकली अगर आप मैक्सिमम अगर कोई भी कंपनी में जाओ, जैसे आपका एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, फिर आपका जैसे विप्रो हो गया, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस होता है उनके पास सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि एसएपी काफ़ी सारा इंस्टॉल मतलब इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो उसके लिए सपोर्ट प्रोजेक्ट काफ़ी सारा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है, अगर आपको प्रोजेक्ट के लिए सपोज आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, आपको 10 में से 7 या 8 जो कॉल है वो सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए आ सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन का भी एक्सपीरियंस पूछेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो वो क्वेश्चन भी आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या क्या काम रहता है या फिर क्या एक्टिविटी रहता है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज हम देखते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या रहता है। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डेली जो बिजनेस वर्क है उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसमें उसके लिए क्या आएगा, सबसे पहला जो आपका काम है वो है रेगुलर टिकट या फिर इशू हैंडलिंग। तो जो भी आपके कस्टमर के लिए जो भी प्रॉब्लम आएगा आपके बिजनेस, उनको हम बिजनेस बोलते हैं, तो जो आपके आपके लिए जो कस्टमर है या फिर आपके लिए जो क्लाइंट है उनको बिजनेस भी बोल सकते हैं आप। तो जो भी आपके क्लाइंट का या फिर कस्टमर का इशू आएगा वो उसके रिगार्डिंग कोई एक इशू वो रेज करेंगे, तो वो इशू को आपको हैंडल करना है, वो इशू के लिए आपको रिजोल्यूशन निकालना है। तो ये डिटेल्स में हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। तो पहले हम एक्टिविटीज जान लेते हैं, फिर हो सकता है कि हम ईच एंड एवरी एक्टिविटी को अलग अलग दिन में डिस्कस करें, या तो फिर हम कभी और दिन में सब जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी है उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएं। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप जानना चाहते हैं ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन अ डिटेल्ड व्यू, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक इसके ऊपर जानना है, ताकि हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड या फिर डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रेगुलर टिकट या फिर इशू हैंडलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है वो कोई इशू रेज किया जाता है। जैसे आपका प्रॉब्लम हो गया, सपोज आपका जो प्राइस है वो डिफरेंट पिक कर रहा है, या फिर अगर आपका इन्फो रिकॉर्ड से जो प्राइस है, या फिर आपका इन्फो रिकॉर्ड जो है वो मिसमैच हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मिसमैच हो रहा है, तो काफ़ी सारा इशू जो है वो आ सकता है। तो ये टिकट हैंडलिंग में हम देखेंगे कौन से टाइप का इशू नॉर्मली आता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन सेपरेट वीडियो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो आ सकता है। तो नॉर्मली जिस इशू के लिए आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सपोज आपको कोई टेबल लेवल में चेंज नहीं करना है। नॉर्मली क्या होता है, काफ़ी सारे चीज़ जो होता है, जैसे आपको बैच मैनेजमेंट, जैसे कोई मटेरियल जो होता है वो बैच मैनेज नहीं है, लेकिन आपका स्टॉक जो है वो बैच मैनेज्ड होके आया है, तो बेस्ड ऑन सेटिंग्स आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर वो मटेरियल को बैच मैनेज करना पड़ेगा या फिर वो बैच को रिमूव करना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप टेबल लेवल में जाके चेंज करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे जो रहते हैं, अगर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको बस कहीं से एरर आ रहा है डेटा में, और वो डेटा को आपको कहीं से करेक्ट करने से वो हो जाता है विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, मतलब आपको कहीं से भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब जैसे कि हमारा टेबल लेवल पे या फिर हमको मैनुअली जाके कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं इशू। अगर सेम केस में डिपेंडिंग ऑन
योर बिजनेस सिनेरियो, आपके बिजनेस और आपका एसएलए रहता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट रहता है आपके बिजनेस के साथ, आपके क्लाइंट के साथ। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल इशू में क्या क्या चीज़ रिजॉल्व कर सकते हो और क्या क्या चीज़ नहीं रिजॉल्व कर सकते हो। तो इशू काफ़ी टाइप का आ सकता है, तो उसके हिसाब से आप क्या क्या चीज़ रिजॉल्व कर सकते हो, क्या क्या चीज़ रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। सपोज क्या आता है, आपका जो क्लाइंट है वो एक पीओ बना रहा है, पीओ के लिए जो प्राइस है वो फेच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, सपोज उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके लिए इन्फो रिकॉर्ड नहीं है, या तो कुछ पार्ट हो सकता है मिसिंग हो जाए, हो सकता है कि कोई चीज़ मिसिंग हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सपोज यहाँ पे ये जो मटेरियल और वेंडर कॉम्बिनेशन में आपको एक इन्फो रिकॉर्ड बनाना है, या फिर इसके अगेंस्ट में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना है तो वो आप रेगुलर इशू हैंडलिंग में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक नया चीज़ बनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो होता है वो आता है चेंज रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ता है। तो चेंजेस दो टाइप का होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं चेंजेस में। तो एक होता है सीआर प्रोसेस हैंडलिंग और सीआर हैंडलिंग प्रोसेस, और दूसरा होता है एसआर प्रोसेस हैंडलिंग और एसआर हैंडलिंग प्रोसेस। तो चेंज रिक्वेस्ट एंड सर्विस रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन योर बिजनेस एंड बेस्ड ऑन योर एग्रीमेंट, आपका जो क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर वहां पे डिफाइन किया रहेगा कि कौन सा प्रोसेस सीआर में जाता है और कौन सा प्रोसेस एसआर में जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, सर्विस रिक्वेस्ट जो होता है आपको छोटे छोटे अगर सपोज टेबल लेवल में चेंज करना है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था लास्ट जो बैच मैनेजमेंट वाला। तो अगर आपका मटेरियल जो है वो बैच मैनेज नहीं है, लेकिन आपको जो है जो मटेरियल आया है आपके सप्लायर से वो बैच में आया है, तो यहाँ पे आप जो है उसके लिए जीआर नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपका कोई भी आईडॉक प्रोसेस है वो आईडॉक कंप्लीट नहीं होगा, या फिर आप उसके लिए जीआर नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपको क्या रहता है यहाँ पे टेबल लेवल में आपको जाके चेंज करना रहता है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई मटेरियल का या फिर कोई भी सपोज कोई मटेरियल का अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हो, तो हम उसका जो बैच मैनेजमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल जाके डीबगिंग करना पड़ेगा। डीबगिंग किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस में, जैसे आपको अगर बैच मैनेजमेंट करना है तो आप कहाँ से चेंज करते हो, आप जाके मटेरियल मास्टर में चेंज करते हो। तो सिमिलरली अगर उसका बैच होगा या फिर उस मटेरियल का कोई स्टॉक होगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल लेवल पे जाके चेंज करना पड़ेगा। वो टेबल लेवल में जो चेंज करते हैं हम उसको बोलते हैं डिबगिंग प्रोसेस, क्योंकि अब आपके मेथड से जाके वो टेबल से चेंज करना रहता है। क्योंकि नॉर्मली डायरेक्टली हम टेबल पे जाके कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं, टेबल को हमको पहले एडिट मोड में लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको चेंजेस करना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, हाउ टू डिबग एंड ऑल द थिंग्स। मे बी अगर उसके लिए होगा तो हम एक सेपरेट क्लास करेंगे। लेकिन पहले हम जो ये क्लास कर रहे हैं ये आपके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के लिए आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, उसके लिए आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट जो अगर आपको इंडिविजुअल पूरे टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए वो सिर्फ आपको हेल्पफुल रहेगा वंस यू आर गेटिंग अ जॉब। आपको एक बार जॉब मिल जाए फिर आपको क्या करना है, सारे प्रोसेस के बारे में जानना है, ताकि आपको जो जॉब में अगर कोई काम आए तो आपको सही से पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो वो अलग चीज़ है, तो वो उसको हम डिफरेंटली उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टेबल लेवल में जो भी चेंजेस रहता है उसको हम बोलते हैं एसआर हैंडलिंग। तो एसआर में क्या रहता है, कोई भी आपको सपोज कोई नया चीज़ नहीं करना है, आपको जाके थोड़ा सा डेटा में एडिट करना है या फिर कोई टेबल लेवल में जाके चेंज करना है, तो दैट इज कॉल्ड एसआर प्रोसेस हैंडलिंग, सर्विस रिक्वेस्ट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो इशू आया है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे इंटरलिंक्ड है, सपोज आपको कोई टिकट या फिर रेगुलर इशू आया है, तो वो इशू से आपको पता चलता है कि ये हम इशू टाइप में उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है। एंड अगेन ये डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट के ऊपर, क्या आप इंसिडेंट लेवल पे उसको चेंज कर सकते हैं या फिर जो आपका एसआर के लेवल पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आप जब जॉब में आओगे, जब आपका प्रोजेक्ट में आपको ऑनबोर्डिंग किया जाएगा उस टाइम में आपको ये सारा जो प्रोसेस है इसके लिए केटी दिया जाएगा। अगर कहीं पे आप जाते हो केटी के लिए, केटी में आप
केटी का जो कॉल होता है उस पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप पूछ भी सकते हो कि हम कैसे यहाँ पे काम करते हैं, मुझे यहाँ पे जो हमारा वर्क प्रोसीजर है या फिर जो मेथड्स है या फिर जो प्रोसेस है उसके ऊपर मुझे थोड़ा ओवरव्यू चाहिए। तो ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा, नॉर्मली क्या होता है काफ़ी सारे केटी इसमें क्या करते हैं नॉर्मली प्रोसेस के ओवरव्यू दे देते हैं, बिजनेस प्रोसेस का, लेकिन हमारा जैसा काम रहता है काम का ओवरव्यू कोई नहीं बताता है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक कोई नहीं पूछता है। तो ये काम है आपका, आप जब भी केटी के लिए जाओ, जब भी नया प्रोजेक्ट में काम करो, तब पहले आप पूछ लो कि प्रोसेस कैसे काम करता है, वर्क प्रोसेस कैसे काम करता है और बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करता है। तो ये दो चीज रहता है। ये आप आंसर, ये आप क्वेश्चन कर लो अपने जो भी केटी आप जिससे ले रहे हो उनसे क्वेश्चन करो, तो फिर आपको आगे चल के काम करने के लिए आपको इजी रहेगा कि कौन सा प्रोसेस में कौन सा इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्या इश्यूज रहते हैं। तो पहले हो गया रेगुलर इश्यूज, फिर आपका आ गया अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है वो आता है आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वो आता है आपका सर्विस हैंडलिंग में। तो सर्विस रिक्वेस्ट में क्या आता है, सपोज हमको कुछ टेबल लेवल में चेंज करना है या फिर हमको कोई माइनर चेंजेस करना है तो उसके लिए वो आता है एसआर में। नेक्स्ट आता है चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट में क्या होता है, सपोज क्या होता है आपका जो कस्टमर है वहां पे कोई भी नया चीज वहां पे कस्टमाइज करना चाहता है। सपोज क्या होता है वहां पे जैसे हमने सपोज हमने क्या किया था, हमने आउटपुट डिटर्मिनेशन किया था हमारे क्लासेस में। तो आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर के लिए सपोज एक प्लांट के लिए या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन से आप आउटपुट डिटर्मिनेशन वहाँ पे बना सकते हो। तो सपोज क्या होता है आपका जो क्लाइंट है वो चाहता है कि नहीं मुझे एक नया आउटपुट चाहिए, सपोज मेरा इन्वॉइसिंग पार्टी एक नया आया है तो उसके लिए मुझे एक नया आउटपुट टाइप जो है वो चाहिए, वो मुझे आप कॉन्फ़िगर करके दो। तो ये जो प्रोसेस आता है ये लंबा प्रोसेस आता है, ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको पूरा चेंजेस करना पड़ता है। मतलब आपको पहले एक आउटपुट टाइप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर कंडीशन टेबल बनाना पड़ेगा, फिर एक्सेस सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको एनएसी में जाके आउटपुट टाइप जो है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जो आपको करना पड़ेगा। और ये रेगुलर जैसे आपका जो 9 to 5 का सपोर्ट है, सपोज आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसके लिए 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना जितना आपका सर्विस में एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो नॉर्मली सीआर प्रोसेस हैंडलिंग जो होता है वो लंबा टाइम के लिए चलता है। तो उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है आपको 7 दिन 15 दिन या फिर 1 महीना कितने का भी टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको जो लंबा लंबा चेंजेस करना पड़ता है, सपोज आपको अबैप के थ्रू से कुछ चेंजेस करना है या फिर आपको कोई सपोज आपको नया प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना है या फिर नया सपोज आपको जैसे कि आउटपुट डिटर्मिनेशन बनाना है, तो ये सारा जो लंबा प्रोसेस जो होता है मतलब छोटा चेंजेस नहीं जो बड़ा चेंज रहता है उसको हम बोलते हैं चेंज रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है पूरा चेंजेस आप खुद से कॉन्फ़िगर करोगे, फिर उसको टेस्ट करोगे, फिर उसको यूज़र को दोगे, फिर यूज़र टेस्ट करेगा, फिर यूज़र उसको ओके करेगा। उसके बाद जाके आप क्या करोगे टीआर को मूव कर सकते हो अपने जो डेवलपमेंट सिस्टम रहेगा, डेवलपमेंट सिस्टम से आप टीआर को मूव कर सकते हो प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो प्रोसेस है वो लेंदी प्रोसेस रहता है, तो इसको हम बोलते हैं सीआर प्रोसेस हैंडलिंग। इसके लिए टाइमलाइन बहुत ज़्यादा रहता है। सिमिलरली अगर हम एसआर प्रोसेस को यहाँ पे बताएं तो एसआर प्रोसेस नॉर्मली किसके लिए रहता है, अगर हमको कोई थोड़ा सा चेंज करना है कहाँ पे, सीधा सीधा आपको प्रोडक्शन लेवल में चेंज करना है, जैसे मैंने बोला था कि आपको टेबल लेवल में जाके चेंज करना है। तो यहाँ पे जो डिबगिंग होगा, डिबगिंग आप कहाँ से कर सकते हो, सीधा आप जाके प्रोडक्शन में कर सकते हो। वो भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सेस आपके क्लाइंट के साथ कितना एक्सेस आपको मिला हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर सकते हो। वो एक कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो है। बस यहाँ पे ओवरव्यू के लिए आप जान लीजिए, यहाँ पे रेगुलर जो आपका काम रहेगा वो पहले रहेगा रेगुलर टिकट हैंडलिंग, फिर रहेगा सीआर प्रोसेस, फिर रहेगा एसआर प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि आप दिन में कितना सीआर या फिर कितना एसआर या फिर कितना टिकट्स आप हैंडल कर लेते हो, तो आपको ऑन एवरेज सपोज आपको महीने में आपको एक एवरेज में बताना है, सपोज आप मैक्सिमम कितना टिकट रिजॉल्व कर सकते हो। सपोज आप महीने में, सपोज आपके 3 या 5 कंसल्टेंट है आपके टीम में, तो सपोज आप बोल सकते हो कि मैं महीने में ऑन एवरेज 20 से 30 जो इशू है
उसको मैं हैंडल करता हूँ। 20-30 ऑन एवरेज बता सकते हैं आप, क्योंकि अगर कस्टमर का बिजनेस जो है वो क्रिटिकल बिजनेस है तो इतना टिकट तो आता है एक महीने में मिनिमम। 90 to 100 से ज़्यादा टिकट्स आता है, तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि वी आर 5 मेंबर्स, सो आई एम सॉल्विंग ऑन एन एवरेज 20 to 30 टिकट्स ही आप बोल सकते हो। 10, 15, 20 जितना भी आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक नंबर जो है ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि 100 टिकट 200 टिकट। हालांकि मैंने जो अपने सपोर्ट प्रोजेक्ट में मैंने महीने में मैक्सिमम 270 टिकट सॉल्व किया है। एक महीने में जो मेरा हाईएस्ट टिकट सॉल्विंग है वो मेरा एक महीने में 270 अराउंड का टिकट्स है। तो उतना आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर उतना ज़्यादा टिकट्स आता है तो या तो आपको प्रोसेस को इम्प्रूव करना है या तो कोई चेंजेस आपको लाना है। क्योंकि ये जो इश्यूज थे जो मैंने हैंडल किया था वो काफ़ी सारे रिपीटेटिव इश्यूज थे और वो ज़्यादा क्रिटिकल इशू नहीं थे। तो इन दैट केस आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टिकट्स आपको मिले। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप बताना चाहें तो 20 से 30 टिकट जो रहता है, 15 से 30 टिकट तक आप एवरेज बता सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट जो होता है, अगर आपको कोई पूछता है कि आपने महीने में कितना सीआर हैंडल किया है, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने 1 से 2 सीआर हैंडल किया है, क्योंकि सीआर 1 से 2 एट ए टाइम हैंडल कर सकते हैं, मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा करके काम कर सकते हैं। तो महीने में आप 1 से 2 सीआर बता सकते हैं। एसआर का प्रोसेस सेम है, आप बता सकते हैं 2, 3, 5 जितना भी चाहें आप बता सकते हैं, उतना एसआर प्रोसेस मैंने हैंडल किया है। एसआर प्रोसेस जो होता है वो छोटा सा प्रोसेस होता है, बस उसमें क्या रहता है कि उसके ऊपर का आपको काफ़ी सारा जो है अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे आप डायरेक्टली चेंजेस कर रहे हो अपने प्रोडक्शन सिस्टम में, तो आपको जो है अपने क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर अपने टीम से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो काफ़ी सारे अप्रूवल के बाद ही जाके आपको जो है एसआर प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट होता है। सेम सीआर प्रोसेस में आपका काफ़ी सारा प्रोसेस रहता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ही देख लेंगे। सीआर प्रोसेस और इंसिडेंट हैंडलिंग आप कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिटेल्स देख लेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है टीम मीटिंग्स। डेली काम आपका है टीम मीटिंग्स में आपको जाना है। टीम मीटिंग्स इन द सेंस, काफ़ी सारे कंपनी में क्या होता है, सपोज आपके आईटी कंपनी में आपका एक टीम है, सपोज आपका एस डी एम एम एफ आई जो सारे टीम मेंबर्स हैं उनका एक टीम है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेली मीटिंग्स होता है, वीकली मीटिंग्स होता है, मंथली मीटिंग्स होता है। किसके लिए होता है, सपोज आपका डेली मीटिंग्स होता है, आपके पास कितना, जैसे ये जो प्रोसेस 3 ऊपर हमने डिस्कस किया, टिकट हैंडलिंग और आपका जो सीआर प्रोसेस एंड एसआर प्रोसेस, तो आपके अंडर कितना टिकट है, आप क्या काम कर रहे हो, उस पर क्या अपडेट है, क्या आपको कोई इश्यू आ रहा है, क्या कोई एरर आप फेस कर रहे हो या फिर कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। तो ये सारा जो चीज़ है वो टीम मीटिंग में डिस्कस होता है, क्यों हमारा पेंडिंग है, क्यों ये क्लोज नहीं हुआ। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो आपका डिस्कस होता है टीम मीटिंग में। तो हम थोड़ी देर बाद जब टिकट के प्रोसेस में जाएंगे, टिकटिंग के प्रोसेस में जाएंगे, इशू हैंडलिंग के प्रोसेस में जाएंगे, तब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टीम मीटिंग में क्या क्या चीज़ देखा जाता है और टीम मीटिंग में आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट होता है टीम मीटिंग्स। तो आप अपने टीम के साथ भी मीटिंग्स कर सकते हैं, हो सकता है आपको क्लाइंट के साथ भी कुछ मीटिंग्स रहे, आपको मीटिंग्स अटेंड करना पड़े। सपोज आप कोई भी प्रोसेस पे काम कर रहे हो, जैसे सीआर प्रोसेस पे काम कर रहे हो या फिर एसआर प्रोसेस में काम कर रहे हो या फिर रेगुलर टिकट के ऊपर आपको कोई जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, अपने क्लाइंट या फिर अपने बिजनेस यूजर से मिलेगा। तो उसके लिए उनके साथ आपको मीटिंग्स करना है, तो आप रेगुलर टीम मीटिंग भी करते हो एंड आपको कस्टमर क्लाइंट मीटिंग भी आपको करना रहता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये हमारा जो इशू हैंडलिंग का, जैसे आपका सीआर हो गया, एसआर हो गया या फिर रेगुलर इंसिडेंट हो गया, इन सारे के ऊपर जो एक टर्म रहता है उसको हम बोलते हैं एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी कि आपका जो एग्रीमेंट है आपके क्लाइंट के साथ, कि आपको जो है टिकट कितने टाइम में कौन सा टिकट हैंडल करना है, वो हम डिटेल्स में जानेंगे थोड़ी देर बाद। कौन से टिकट्स होते हैं, कौन से टाइप ऑफ टिकट होते हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो एसएलए जो होता है, आपको एसएलए के बारे में काफ़ी टाइम आप सुनोगे, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है सपोर्ट प्रोजेक्ट में, अगर आप सपोर्ट में आ रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम में ये जो टर्मिनोलॉजी है एसएलए, ये आपको काफ़ी टाइम में सुनने के लिए मिलेगा, तो ये बेहतर है आप जान लो। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट
एक एग्रीमेंट होता है जो हम अपने क्लाइंट के साथ करते हैं जब हमारा सपोर्ट प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं क्लाइंट के साथ हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि मंथली हम कितना टिकट्स दे सकते हैं, कितना टिकट्स पे हम सपोर्ट करेंगे, कितना कौन सा टिकट को हम कितना टाइम में सॉल्व करेंगे, और जो बाकी सारे चीज़ें रहते हैं, अगर एस्केलेशन होता है कितने टाइम के बाद हम एस्केलेशन कर सकते हैं, मतलब सपोज आपने सॉल्व नहीं कर पाया तो आपके ऊपर एक जो है एस्केलेशन आएगा। तो काफ़ी सारे टाइम में एस्केलेशन जो होता है वो बहुत ही अम, मतलब आपके लिए हेडेक या फिर टेंशन वाली बात है। तो जब भी आपके लिए एस्केलेशन होता है तो हो सकता है कि आपका मैनेजर हैंडल कर ले, अगर आप जूनियर लेवल पे हो, अगर आप थोड़े से सीनियर लेवल पे हो तो ये एस्केलेशन जो है आपको सीधा सीधा आप ही को फेस करना रहेगा। आपने क्यों जो टाइम है वो टाइम के अंदर आपने रिजोल्यूशन नहीं दिया, उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देना रहता है। तो यहाँ पे एसएलए के लिए जो चीज़ जरूरी है उसको हम बोलते हैं टीआरटी। तो टीआरटी भी आप काफ़ी टाइम सुनोगे, अगर आप सर्विस अगर आप जो है सर्विस प्रोजेक्ट में हो, सॉरी आप अगर सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो तो इस ये टर्म भी आप काफ़ी टाइम सुनोगे, टीआरटी। टीआरटी होता है टारगेट रिजोल्यूशन टाइम। टारगेट रिजोल्यूशन टाइम यानी कि ये एक टाइम होता है जब भी आपका कोई इशू ओपन होता है, सपोज आपका रेगुलर टिकट ओपन होता है या फिर सीआर टिकट ओपन होता है या फिर एसआर टिकट ओपन होता है, उसके हिसाब से आपका वहाँ पे एक टीआरटी टाइम रहता है, कितने टाइम के अंदर आप उसको रिजॉल्व करके देना है। तो इसको हम बोलते हैं टीआरटी टाइम। तो ये टीआरटी टाइम बेसिकली आपको ज़रूरत है एसएलए मेंटेन करने के लिए, टीआरटी टाइम चाहिए। वो टीआरटी टाइम के अंदर आपको जो टिकट है उसको क्लोज करना रहता है। तो नेक्स्ट जो है वो है बैच जॉब। बैच जॉब क्या होता है? बैच जॉब यानी कि काफ़ी सारे चीज़ें जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे ऑटोमेटिक पीओ होता है, अगर आपको ऑटोमेटिक पीओ करना है या फिर आपको MD04 में जाके मटेरियल रिक्वायरमेंट को जो है रन करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हर टाइम एक जैसे एम्प्लॉय उसके लिए नहीं बिठा के रख सकते हैं कि हर टाइम उसको जाके क्या करना है, 5 से 10 मिनट के बाद जाके वो प्रोग्राम रन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एसएपी में क्या होता है, बैच जॉब होता है, उसको बैच जॉब या फिर बैकग्राउंड जॉब बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एबापर के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक कस्टम प्रोग्राम लिखते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हमारा जो टी कोड है हम उसको डाल देते हैं। तो वो क्या करेगा, जितना इंटरवल में आपको वो जॉब चाहिए, तो सपोज आपको क्या है, एक ऑटोमेटिक पीओ का जो रन है वो सपोज आपको 15 मिनट में एक बार जो है उसका प्रोसेस रन करना चाहिए। तो उसके लिए आप एक प्रोग्राम लिख सकते हो जहाँ पे वो क्या करेगा, हर 15 मिनट के इंटरवल पे वो जॉब एक बार रन करेगा और वो ऑटोमेटिकली जो है पीआर को पीओ में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली आप कोई भी यहाँ पे बैच जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहता है, तो काफ़ी सारे बैच जॉब्स रहते हैं जो हर टाइम में आपके एसएपी के अंदर रन करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैच जॉब को मॉनिटर करना है। सपोज आपको क्या करना है, जाके बैच जॉब चेक करना है, बैच जॉब में कौन सा जॉब जो है वो अगर कहीं पे एरर आ रहा है या जॉब रन नहीं कर रहा है या फिर ऑटोमेटिक जो रन होता है वो फेल हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनुअली जाके उसको चेक करना है। अगर आपका स्कोप में है तो आप उसको मैनुअली रन भी कर सकते हैं, अगर आपका उसके ऊपर कोई इश्यू भी आता है वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये मॉनिटर करना बेसिकली काम रहता है, आप उसको मैनुअली नॉर्मली रन नहीं करते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, अगर आपका ये स्कोप में है कि आप डेली कितने टाइम में आके अगर बैच जॉब रन नहीं होता है तो उसको रन करना है, अगर उसमें कुछ एरर आता है, अगर कुछ लॉग्स आता है तो उसको चेक करना है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट के स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ऑन एवरेज और ओवरऑल हमको इतना काम करना रहता है एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में, और ये सारे काम जो है इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसके ऊपर आप ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इसके ऊपर आप देख सकते हो कि कैसे काम करना है और क्या क्या काम रहता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑन सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो हमारा पहला 3 जो एक्टिविटीज़ है, यानी कि हमारा टिकट के ऊपर, तो इशू टिकट जैसे हो गया, इंसिडेंट टिकट हो गया, फिर आपका सीआर प्रोसेस सीआर टिकट हो गया, फिर आपका एसआर टिकट हो गया। और तो उसको हम देखेंगे, तो उसको हम देखेंगे इन डिटेल्स, उसमें कैसा आप कैसे उसको कर सकते हो, उसके लिए कैसे टिकट्स आता है, कैसे टिकट्स में अपडेट करना है, कैसे टिकट्स में
काम होता है, वो सारा चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।